ईरान से युद्ध के बाद से अमेरिका को वैश्विक स्तर पर अलग थलग होने का डर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। दुनिया भर के जो देश अमेरिका की दादागिरी के कारण उसके साथ खड़े रहा करते थे, अब वो देश वैश्विक मंच पर उसके खिलाफ वोटिंग तक करने लगे हैं। और इसकी सबसे बड़ी तस्वीर संयुक्त राष्ट्र के मंच पर देखने को मिली, जहां एक तरफ समुद्री सुरक्षा और होर्मुज जलमध्य को लेकर तीखी बहस चल रही थी, तो दूसरी तरफ परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी की बैठक में ऐसा फैसला हो गया जिसने वॉशिंगटन को झटका दे दिया। न्यूयॉर्क में हुई यूएनएससी बैठक के दौरान अमेरिका के प्रतिनिधि माइकल वार्ड्स ने खुले तौर पर सहयोगी देशों से मदद की अपील की। उन्होंने कहा कि समुद्री स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए एक गठबंधन खड़ा होना होगा, जिसमें सैन्य ताकत के साथ साथ व्यापार, बीमा और मानवीय एजेंसियों को भी शामिल होना चाहिए। साफ था कि अमेरिका अब अकेले इस टकराव को संभालने की स्थिति में नहीं दिख रहा है, खासकर तब जब होर्मुज में उसकी रणनीति लगातार चुनौती का सामना कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के प्रतिनिधि अमीर सईद इरावानी ने उसी मंच से सीधा पलटवार किया और कहा कि स्थायी शांति तभी संभव होगी जब ईरान के खिलाफ आक्रामकता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और उसके संप्रभु अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। यानी संदेश साफ था कि ईरान खुद को रक्षात्मक नहीं बल्कि बराबरी की स्थिति में दिख रहा है और दबाव में झुकने को कतई तैयार नहीं। इस बीच जमीन पर हालात भी अमेरिका के लिए आसान नहीं दिख रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक होर्मुज में 30 से ज्यादा ईरान से जुड़े जहाज अमेरिकी दबाव के बावजूद गुजर चुके हैं। हालांकि अमेरिकी सेना ने कुछ जहाजों को रोका और 2 को जब्त करने का दावा भी किया, लेकिन तस्वीर ये बताती है कि पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित करना अब भी अमेरिका के लिए चुनौती बना है। और इसी कूटनीति और सैन्य दबाव के बीच आया एनपीटी का बड़ा फैसला, जहां अमेरिका ने आखिरी वक्त तक कोशिश तो बहुत की कि ईरान को कोई अहम जिम्मेदारी न मिले, लेकिन 121 देशों के समर्थन से ईरान को उपाध्यक्ष बना दिया गया। यही वह मंच है जिसका मकसद परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है और अब उसी मंच पर ईरान की मौजूदगी और मजबूत हो गई। अमेरिका ने इस फैसले को एनपीटी की विश्वसनीयता पर सवाल बताते हुए कड़ा विरोध जताया। उसके अधिकारियों ने कहा कि ईरान पर ऐसे आरोप हैं कि वह अप्रसार प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं करता, इसलिए उसे पद पर चुनना गलत संदेश देता है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए और याद दिलाया कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का एकमात्र देश अमेरिका ही रहा है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम भूमिका रही गुटनिरपेक्ष और ग्लोबल साउथ देशों की, जिन्होंने बड़ी संख्या में ईरान के पक्ष में वोट कर दिया। चीन और रूस पहले से ईरान के साथ खड़े थे, लेकिन इस बार अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों ने भी खोलकर समर्थन दिया, जिससे अमेरिका का विरोध कमजोर पड़ गया। यानी यह सिर्फ एक कूटनीतिक घटना नहीं बल्कि बदलते वैश्विक संतुलन की साफ झलक है, जहां हर मुद्दे पर अमेरिका की बात मान लेना जरूरी नहीं रह गया और कई देश खुलकर अलग रुख अपनाने लगे। अब सवाल यही है, क्या ये बदलाव अस्थायी है या फिर एक नए वैश्विक शक्ति संतुलन की शुरुआत? क्योंकि अगर इसी तरीके से अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन कम मिलता गया तो उसका दबदबा धीरे धीरे चुनौती में तब्दील हो सकता है और ईरान जैसे देश इसी मौके को अपने पक्ष में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका कमजोर पड़ गया है, यह कहना आसान है, लेकिन हकीकत इससे ज्यादा पेचीदा है। फिर भी यूरोप से उठ रही आवाजें अब सीधे तौर पर अमेरिका की रणनीति पर सवाल खड़े कर रही हैं। इसी कड़ी में जर्मनी के चांसलर का ताजा बयान बेहद अहम माना जा रहा है। फ्रीडरिक मर्ज ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका जिस टकराव में उलझा हुआ है उससे बाहर निकलने का कोई स्पष्ट रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। यह बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं बल्कि ट्रांस अटलांटिक रिश्तों में बढ़ती बेचैनी का संकेत है। जर्मनी जैसे करीबी सहयोगियों का इस तरह से खुलकर बोलना बताता है कि यूरोप अब आंख मूंदकर अमेरिका की रणनीति के साथ खड़ा रहने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। मर्ज का इशारा इस बात की ओर था कि अमेरिका संघर्ष में सक्रिय तो है, लेकिन उसके पास एग्जिट प्लान नहीं दिखाई दे रहा। किसी भी सैन्य रणनीतिक टकराव में यह सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। लड़ाई कैसे खत्म होगी इसका जवाब ना होना, यही वजह है कि यूरोप को डर है कि यह संघर्ष लंबा खिंच सकता है, जिसका सीधा सीधा असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इस पूरे समीकरण में ईरान एक अहम फैक्टर बनकर उभरा है। मर्ज ने माना है कि ईरान को जितना कमजोर समझा गया था वह उससे कहीं ज्यादा सक्षम निकला, चाहे सैन्य क्षमता हो या कूटनीतिक चालें हो, बल्कि ईरान ने खुद को अपेक्षा से ज्यादा मजबूत साबित किया। इससे संकेत मिलता है कि अमेरिका के लिए यह टकराव आसान नहीं होने वाला है। सबसे गंभीर चिंता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर जताई गई। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है, जहां से करीब 20% वैश्विक तेल आपूर्ति गुजरती है। मर्ज के मुताबिक इस इलाके में आंशिक रूप से बारूदी सुरंगें बिछी होने की आशंका है। अगर यहाँ कोई बड़ा व्यवधान पैदा होता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तेल की सप्लाई बाधित होने का मतलब है कि कीमतों में भारी उछाल, महंगाई में तेजी और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता। भारत जैसे देश जो ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भर हैं, सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। पेट्रोल डीजल महंगा होगा और इसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। मर्ज ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी की आलोचना करते हुए ईरान की सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया, लेकिन साथ ही ईरानी जनता के प्रति सहानुभूति जताई। यह यूरोप की उस संतुलित नीति को दर्शाता है जिसमें सरकार और जनता को अलग नजरिए से देखा जा रहा है। अंत में पूरा घटनाक्रम एक बड़ा संकेत देता है कि यह टकराव अब सिर्फ यूनाइटेड स्टेट और ईरान तक सीमित नहीं रहा। जर्मनी जैसे देश जब खुलकर रणनीति पर सवाल उठाते हैं तो साफ हो जाता है कि वैश्विक स्तर पर चिंता गहरी हो चुकी है। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी भी पड़ सकती है। इजराइल की गलती और पूरा मिडिल ईस्ट फिर से आग के मुहाने पर खड़ा हो गया है। लेबनान के साथ हुआ नाजुक सीज फायर अब टूटता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ ईरान ने ऐसा संदेश दे दिया है जिसने हालात को और खतरनाक बना दिया। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने साफ कह दिया है कि हिजबुल्लाह को उसका समर्थन अटूट
रहेगा। यानी ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक सीधा संकेत है कि अब यह टकराव सीमित नहीं रहने वाला बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। कुछ फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने 26 अप्रैल को साफ कहा कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी पहले से ज्यादा इनके संबंध अब मजबूत और एकजुट हो चुका है। उनका दावा है कि इसराइल चाहे जितना दबाव बनाए लेकिन अब क्षेत्रीय ताकतें बेहतर तालमेल और रणनीति के साथ जवाब दे रही हैं और इसी बीच जमीनी हालात भी तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लेबनान इसराइल सीमा पर सीज फायर टूट चुका है और दोनों तरफ से हमले तेज हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में रॉकेट, ड्रोन, प्रिसिजन आर्टिलरी से इजराइल ठिकानों को निशाना बनाया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 26 अप्रैल को तैयबेह इलाके में एक ड्रोन हमला हुआ। उस वक्त इजरायली सैनिक एक खराब टैंक की मरम्मत कर रहे थे। इस हमले में एक इजरायली सैनिक की मौत भी हो गई जबकि 6 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब घायलों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसी दौरान फिर ड्रोन अटैक हुआ।